हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं, सॉरी, लास्ट चैप्टर है ये हमारे हिंदी का। देखिए, जो कि है अपठित बोधात्मक प्रश्न। पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। अपठित बोधात्मक प्रश्न। अपठित मतलब जो नहीं पढ़ा गया हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अब वैसा प्रश्न क्या कहलाता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हो। अगर आप लोग इंग्लिश का मेरा वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लेना। इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे पैसेज। ठीक है, पैसेज का वही हिंदी रूप है हमारा अपठित बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, इंग्लिश में जैसे हम लोगों ने पैसेज पढ़ा था, वैसे हिंदी में हमारा ये। तो इंग्लिश में जैसे कि हमने, अब इंग्लिश का छोड़ के हम लोग हिंदी में आते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से संबंधित नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है कि इस जैसे अपठित प्रश्न जो दिए जाते हैं वो जो हम लोग बुक पढ़ रहे कहानी वाला, उससे रिलेटेड नहीं होता। वो किससे रिलेटेड होता है, अपना एक कहानी उसमें दिया हुआ रहता है इन प्रश्नों में, उसमें से आप लोग को क्वेश्चन किया जाता है और उसी में से आंसर देना रहता है। जो आप लोग पढ़ चुके हो उससे कुछ रिलेशन नहीं रखता ये वाला। ठीक है, तो इनका उद्देश्य ऐसे प्रश्नों को परीक्षार्थियों के समक्ष रखना है जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता, भाषा दक्षता तथा गद्यांश को समझने की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को क्यों दिया जाता है, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों का दिमाग देखना होता है कि वो लोग कितना क्वेश्चन और कितना पढ़ते हैं कहानी को अच्छे से, कैसे वो लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, उनकी क्षमता को देखने के लिए ऐसे क्वेश्चन को दिया जाता है प्रश्नों में हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व परीक्षार्थी को एकाग्र। अब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन लिखते, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है हम लोग को उसका आंसर देना रहता है, किससे, कहानी को पढ़ के उसी से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते, ढूंढने लगते कि कहाँ पे आंसर हो सकता है हमारा, और जहाँ एक वर्ड उसका मिल जाता है उसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना होता। पहले हमें क्या करना होता है, पहले पूरा जो पैसेज, पूरा गद्यांश जो दिया हुआ रहता है, कहानी जो दिया हुआ रहता है, उसको पूरे अच्छे से पहले पढ़ लेना। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ना है। और उसके बाद फिर जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे इस वर्ड का इसका आंसर दिया हुआ था। तो वैसे करके हम लोग पहले पैसेज को अच्छे से गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद जाके हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम उत्तर देते समय क्या बात ध्यान में रखना है उनको देखना है। अब हम लोग को क्या बात हमारे ध्यान में रखना है वो सब चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा दिया हुआ, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर देखिए, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके भावों को पूर्णतः आत्मसात करना चाहिए। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि जो भी हमारा गद्यांश यानी कहानी दिया हुआ है उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है गद्यांश के भीतर ये प्रश्नों के उत्तर, गद्यांश के भीतर ही प्रश्नों के उत्तर
विकल्प मौजूद, उत्तर यानी विकल्प, विकल्प मौजूद, विकल्प मौजूद होते हैं। कहानी जो दिया हुआ था उसी में प्रश्न जो भी हमारा दिया हुआ रहता है उसके भी आंसर उसी में उत्तर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी गद्यांश के शब्दों अथवा कभी कभी गद्यांश के शब्दों अथवा कभी कभी गद्यांश के शब्दों अथवा भावों से जुड़े ऐसे भी प्रश्न किए जाते हैं, से जुड़े ऐसे भी प्रश्न किए जाते हैं, ऐसे भी प्रश्न किए जाते हैं जिनके उत्तर गद्यांश में मौजूद नहीं होते हैं, जिनके उत्तर गद्यांश में मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। जिसके उत्तर गद्यांश में मौजूद नहीं होते हैं किंतु गद्यांश को समझकर परीक्षार्थी आसानी से उत्तर दे सकते हैं, किंतु गद्यांश को समझकर, किंतु गद्यांश को समझकर परीक्षार्थी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब इसको मैं विस्तार में बताती हूँ कि दूसरा पॉइंट का मतलब क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, गद्यांश के भीतर ही प्रश्नों के उत्तर। अब हम लोग पूरा कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी से ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो कहानी में ही आंसर हमारा उत्तर छुपा हुआ होता है और हमें ढूंढ के वही लिखना होता है। पर कभी कभी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन प्रश्न तो दिया हुआ रहता है कहानी से ही, लेकिन उसका उत्तर कहानी में नहीं मिलता है। तो हमें क्या, पहले पूरे गद्यांश को पढ़ लेंगे 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने बार भी, जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम लोग उसके बाद प्रश्न अगर दिया हुआ है और उसमें आंसर नहीं भी है तो हम लोग समझ कर लिख सकते हैं। इसलिए बोल रहे कि पहले अच्छे से गद्यांश को यानी कहानी को पढ़ लेना है, उसके बाद हम लोग उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट है, तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ये है हमारा 3rd पॉइंट। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है तो उसके केंद्रीय भाव पर ध्यान देते हुए केंद्रीय भाव पर ध्यान देते हुए शीर्षक की पहचान करनी चाहिए। शीर्षक की पहचान करनी चाहिए। क्या समझ में आया इससे? देखिए क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को जो भी क्वेश्चन हमारा गद्यांश दिया हुआ रहता है एक तरह से वो कहानी होता है और हमें कहानी का हेडिंग देने को कहा जाता है, ठीक है, शीर्षक देने को कहा जाता है।
तो हम लोगों को किस बेसिस पे शीर्षक देना, हम लोग कहानी पढ़ेंगे, मान लीजिए कहानी कोई लालच चीज का है, ठीक है। तो जैसे कि बंदर लालच कर रहा है और फिर दो लोग झगड़ रहे हैं और दो लोग लालची हैं और एक बंदर झगड़ कर ले गया, ठीक है। तो वहां पे लालच आता, तो भाव क्या था उस कहानी का, लालच। तो उस हिसाब से हम लोगों को हमारा शीर्षक देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे सकते हैं, अपने मन से देना है, अपने समझ करके देना है, लेकिन उस कहानी, उस गद्यांश का भाव जो भी हो उस हिसाब से देना, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेखांकित शब्दों के अर्थ। रेखांकित शब्दों के अर्थ तथा व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रसंग को ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन हम लोगों को शीर्षक लिखने दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को कहानी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, और कुछ क्वेश्चन क्या होगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा, रेखांकित कर दिया जाएगा, और उसका उत्तर व्याकरण से रिलेटेड होगा। या बोलेगा जैसे कि इसमें संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है, ये कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो वैसे व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन कर दिया जाएगा, प्रश्न कर दिया जाएगा। तो हम लोगों को समझ के करना है, क्योंकि व्याकरण में अगर हम लोग गलत कर दिए, मतलब व्याकरण में हम लोगों का कैटेगरी वाइज है, सबका ये भेद है, सबका अर्थ है, तो उस वाइज हम लोगों को देखना है। उसके बाद हम लोग व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। ये नहीं कि कुछ भी लग रहा है तो कुछ भी लिख दिए, वैसे में आप लोगों का मार्क्स क्या होगा, कट जाएगा। तो ये था 4 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को गद्यांश बनाते टाइम। और हिंदी में ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा या फिर आ भी सकते, नहीं भी, ये वाला आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का लास्ट चैप्टर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए जो गद्यांश होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, कहानी की तरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा सकती, तो हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश को बुक से, और बहुत लंबे लंबे हैं हमारे गद्यांश, कहानी जैसे होते हैं, तो बहुत लंबे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से हमें बनाना है वो हम लोग देखेंगे, पर बोर्ड में नहीं, बुक से, ठीक है। तो चलो देखिए हम हमारे पहले उदाहरण में आ गए हैं। देखिए क्या कहानी इतना बड़ा सा दिया हुआ है, इसलिए मैं बुक में बोर्ड में नहीं बता सकती थी, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं। नैनो तकनीक से विश्व में नवीन आशा का संचार हुआ है। भविष्य में इस तकनीक से मनुष्य को होने वाले लाभ की कल्पना की जा सकती है। नैनो तकनीक ने यह संभव कर दिया है कि मनुष्य अपनी इच्छा से नए परमाणु तथा उनके समूहों का निर्माण कर सकता है तथा उन्हें यथास्थान स्थापित कर सकता है। नैनो तकनीक ने असीमित क्षेत्रों में अपने लिए स्थान निर्धारित किया है। दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ रही हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। आने वाले समय में जीवन का प्रत्येक आयाम इस तकनीक से आच्छादित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर तथा एड्स जैसी बीमारियों का समाप्त करने में यह सक्षम होगा। ऐसी कल्पना की जा रही है। नैनो तकनीक से बनाई जाने वाली दवाइयाँ
किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना मरीज को राहत पहुंचाने में सक्षम होंगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक पैरा हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैरा हुआ। अब अगर आप लोगों को इतना से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप लोग दोबारा पढ़ें और जैसे कोई हमारा जो शब्द होता है वो थोड़ा टफ होता है जो कि हमें समझ नहीं आता, तो हम लोग अगर पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका मतलब हो क्या सकता था। ठीक है, तो हम लोगों ने एक हमारा पैरा पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि इतना पढ़ लिए तो अब आंसर क्वेश्चन देखने लगे, हमें पूरा पैरा हमने अच्छे से पहले पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। नैनो शब्द ग्रीक भाषा के नैनोज से बना है। ठीक है, जो अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन में हो सकता है, तो आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन क्वेश्चन में कर सकती हो कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, तो मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले अंडरलाइन कर सकते हो, और नहीं करना आप याद रख सकते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम पढ़ते फिर से शुरू से पढ़ते। नैनो शब्द ग्रीक भाषा के नैनोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, लेकिन विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली में नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। वैज्ञानिक का मानना है कि पदार्थों के स्थूल गुणधर्म का परमाण्विक गुणधर्म में परिवर्तन नैनोमीटर स्तर पर संभव है। इसी प्रक्रिया को अपनाकर नए पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, जो अपने मूल पदार्थों के गुणधर्म से भिन्न हो। भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान की प्रक्रिया उस स्तर की नहीं हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बार और रीड कर सकते हो। देखो मैं कैमरा इसी में फोकस कर रही हूँ पूरे कहानी में। पहले क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप लोग ये देख लो गद्यांश हमारा कहानी जो दिया हुआ है। ठीक है, जो अपने मूल पदार्थों के गुण धर्म से भिन्न हो। भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान की प्रक्रिया उस स्तर की नहीं हुई है जहां से हमारी प्रतिस्पर्धा विकसित देशों से हो सके। ठीक है, अब देखिए प्रश्न किस प्रकार का आएगा। प्रश्न किस प्रकार का आएगा अब ये आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है, नैनो तकनीक ने विश्व चेतना पर क्या असर डाला। 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। नवीन आशा का संचार हुआ, असुरक्षा की भावना बढ़ी, प्रतिस्पर्धा का भाव आया है, और आतंकवाद का खतरा बढ़ा है। अभी आप लोगों ने कहानी को पूरा गद्यांश को पढ़ा, आप लोग बता सकते हो कि इन चारों में से क्या है, हो सकता है इसका आंसर। देख लो, आप लोगों ने अभी कहानी पढ़ा और मैंने पढ़ के भी दिखाया। अब ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर इन चारों में से क्या हो सकता है। देखिए इसका उत्तर क्या था, हम लोगों ने पढ़ा, उसका उत्तर क्या होगा, ए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 2 नंबर, जो कि है नैनो तकनीक का प्रयोग किन क्षेत्रों में संभव है। तो आप लोगों ने पूरा कहानी पढ़ लिया, अब उस हिसाब से बताइए कि इन चारों में से क्या हो सकता है हमारा आंसर। अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग उतनी देर में अगर हो सके तो पता लगाइए, और नहीं तो हम नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।